एक दिल का कहा मानो, एक काम कर दो, एक बेनाम सी मोहब्बत मेरे नाम कर दो, मेरी जात पे फकत इतना एहसान कर दो, किसी सुबह मिलो और शाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में उम्मे ईमान काजी का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल सांसों के सफर में। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं सांसों के इस सफर के में नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। ये तुमने क्या किया शजर? इतना बड़ा खराज मांग लिया मुझसे। जानती भी हो कि मन पसंद हस्ती का साथ ना मिलना इतना तकलीफ दे नहीं जितना किसी अनचाहे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना। पल पल की अजियत से गुजरता है इंसान। 1.5 साल का वो अरसा जो कई सदियों पर मुहैयत हो गया था, अब इस अजियतनाक रिश्ते से रहाई का अज़न मिलने को था कि तुमने मुझे फिर से इसी बरज़ख में जलने की दरख्वास्त ले चली आई हो। जब तक मैं बेखबर था साजिशों के इस सिलसिले से, मेरे पास उसको अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करने की कई तौजीहात थी और अब मैं जब उसकी फितरत के हर रूप से वाकिफ हो चुका हूँ, उसके धोखे की हर हद देख ली है, कोई एक वजह भी तो दलील बनकर मेरे दिल को उसके हक में नहीं कर पा रही। हत्ता कि मेरी बच्ची की माँ होना भी उसके लिए बेकार ठहरा। मेरा दिल जब सारे दलाइल मुस्तरद करके सिर्फ अपने हक में फैसला देने वाला था, तुमने मुझे बेबस कर दिया शजर। जानती भी हो अब तो मेरा अपना दिल ही मुझसे नाराज हो गया है। तलाक के कागजात को हाथों में थामे वो रिवॉल्विंग चेयर की पुष्ट से सर टिकाए बहुत गहरी सोच रहा था। सोचों के उस दहाम में धनसता जा रहा था। अब जब वकील से सारे मामलात तय हो गए थे, सिर्फ उसके दस्तखत बाकी थे, उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर हैरानों परेशान खड़ी थी कि ना जाने इस बार कौन सी खटन रास्ते थे जिन पर उसको चलना था और ना जाने कब तक चलना था। मेरी जिंदगी पे ना मुस्कुरा, मैं उदास हूँ। मेरी गुमशुदा मेरे पास आ, मैं उदास हूँ। किसी वसल में भी बकाए सोजिश हिजर है। गम आशिकी जरा दूर जा, मैं उदास हूँ। मैं मंडेर दर्द से जल रहा हूँ चराग सा, मेरी लो बढ़ा मुझे मत बुझा, मैं उदास हूँ। सभी लोग शहर में आईने के कफील हैं, मुझे आके चेहरा मेरा दिखा, मैं उदास हूँ। मेरे हाफिज का ये हाल वजह मलाल है, मेरे चारागर मुझे याद आ, मैं उदास हूँ। मेरे लब थे जैन किसी दुआ से सजे हुए, मुझे लग गई कोई बद दुआ, मैं उदास हूँ। दिल का दर्द हद से भरा तो बहुत दिन पहले पढ़ी गई शायरी उसको अपने हस्बे हाल लगी तो जेरे लब बुरबुराता रहा। दफ्तर मोबाइल की तेज घंटी ने उसका इर्तकाज तोड़ दिया था। सीधा होते हुए उसने मोबाइल उठाया तो आयत का नंबर स्क्रीन पर चमकता देखकर अंदर तक करवाहट भर गई थी। जिंदगी से तो सुकून खत्म कर ही चुकी हो, मुझे लगता है कि तुम मुझे सुकून से मरने भी नहीं दोगी। कनूतियत से सोचते उसने सेल बंद कर दिया था। आयत ने तो शजर को अपने साथ ही लिपटा लिया था। तुम बहुत अच्छी हो शजर, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। खुशी से खनकती हुई आवाज में उसने कहा, नहीं, मैंने किसी पर एहसान एहसान नहीं किया, तुम ऐसा मत सोचो। हमेशा खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शजर ने उसके हाथ गर्मजोशी से दबाए और ताई सफिया को बताने चल दी, क्योंकि आयत तो उसके पास बहुत बाद में आई थी। ताई सफिया पहले आई थी और उन्होंने रोते हुए उसके सामने बाकायदा हाथ जोड़ दिए थे कि इस वक्त सिर्फ वही है जो मौत को मना सकती है। इस फेल से रोकने के लिए फिर शजर ने उनकी तसल्ली करा दी थी।
मगर उन्होंने भी फिर भी आयत को उसके पास दोबारा भेज दिया था। उन्होंने अम्मा जी की गैर मौजूदगी का पूरा फायदा उठाया था, क्योंकि उनकी मौजूदगी में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मोहद ने वकील से फौरी मिलने जाना था। कागजात तैयार हो चुके थे। वो तो मोहद किसी फाइल के सिलसिले में घर आया तो उनको ये मौका मुनासिब लगा था। शजर के जरिए मोहद को मनाने का, और शजर की फितरत से तो वो वाकिफ थी ही। उनको पता था कि शजर उनको माँ मानती है, वो उनकी बात कभी भी नहीं टालेगी। और वाकई ऐसा ही हुआ था। वो ताई सफिया को पहले ही तसल्ली करवा चुकी थी कि वो मोहद को हर सूरत इस हरकत से बाज रखेगी। आयत को खुशखबरी सुनाने के बाद वो ताई सफिया को ढूंढने उनके कमरे में आई और उन्हें सोफे पर अफसुर्दा देखकर उसने जोर से पुकार कर कहा, मुबारक हो ताई, मोहद ने मुझसे वादा किया है कि वो आयत को तलाक नहीं देगा। वो जाकर उनके कदमों में बैठ गई। ताई सफिया ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा, फिर बात समझ में आने पर उसे नीचे से उठाकर अपने पास बैठाया और गले से लगाकर उसकी पेशानी चूमी। तुम सच कह रही हो ना? ताई ने रोते हुए पूछा। जी ताई जान, इतनी बड़ी बात मैं मुंह से कैसे निकाल सकती हूँ? मोहद ने मेरी बात मान ली है, वो अब ये बात दोबारा जुबान पर नहीं लाएगा। वो मुस्कुराई। शजर मेरी बच्ची, ताई सफिया ने उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बार तुम्हारी हक तलफी हुई है, बहुत बार मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने तुम्हें दुख भी पहुंचाया है, लेकिन तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। तुम्हारा दिल यकीनन सोने जैसा है, जिसमें ना कीना है ना दूसरों के लिए मैल। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। उन्होंने हाथ जोड़े। शजर ने झटके से उनके दोनों हाथ थाम लिए थे। नहीं ताई, आप मेरी माँ हैं और माएं बच्चियों को गलत सही सिखाते हुए डांटती भी हैं और बुरा भला भी कहती हैं। इसलिए माएं माफी नहीं मांगती बल्कि हुक्म देती हैं। आप हमेशा से मेरी माँ थी और रहेगी। वो भी रो दी। उसकी मोहब्बत पर ताई सफिया के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल पाए थे। उन्होंने उसे साथ लगा लिया था। इस वक्त उन्हें शजर पर टूट कर प्यार आ रहा था, जैसे कुछ अरसा पहले आया करता था। आज अम्मा जी के घर का बहुत खास दिन था कि शजर और फजर की तारीख तय करने दोनों के ससुराल वाले आए हुए थे। घर में खुशी महसूस की जाने वाली हलचल मची हुई थी। शजर और फजर तो अम्मा जी के कमरे में थी। किचन में सिद्रा चची ने मोमना और रजिया को साथ लगाया हुआ था। ताई सफिया ने किस्वा और अब्दुल्ला दोनों को संभाल रखा था। अम्मा जहां के घर से ताई सुल्ताना, युशरा, वरीशा और आमना आई थी। अनायत बी को अम्मा जहां के पास छोड़ा गया था। वरीशा आमना तो बड़ों से मिलकर फजर और शजर के पास चली गई थी। उमैर के घर से उसकी बहन और वालिदा थी, जबकि आयत हस्बे मामूल अभी तक ना आई थी। मेहमानों से मिलने ना ही लड़कियों के पास। फजर ने थोड़ी देर पहले अब्दुल्ला को बुलवाया था। अपने कमरे में अब ताई सफिया की गोद में सिर्फ किस्वा थी। आपकी बहू नजर नहीं आ रही? उमैर की माँ ने दूसरी बार पूछा तो ताई सफिया अंदर ही अंदर जुज़बुज़ हुई। ताहम मुस्कुरा कर बोली, असल में गुड़िया ने माँ को रो रो कर सारी रात तंग किया, तो मैंने खुद कहा था जरा आराम कर ले, अभी आती होगी। ताई सफिया गुड़िया किस्वा को उठाकर खड़ी हो गई। मैं जरा इसको लुटाऊं, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। उमैर की माँ इस बात में सर हिलाकर ताई सुल्ताना की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। कब से घर में मेहमान आए हुए हैं आयत? तुम्हें कुछ पता भी है? कोई एहसास है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत भी अब खैर से ठीक है? किस्वा मेरे पास थी, मैं इंतजार करती रही कि अभी आ रही हो। उमैर की माँ ने अलग पूछा। भाभी सुल्ताना ने अलग। बच्चियां भी आते से मिलना चाह रही थी। अब तो बच्ची की माँ बन गई हो, अब ये बचपना अच्छा नहीं। किस्वा को उसकी मखसूस जगह पर सुलाने के बाद ताई सफिया ने कपने में परेशान हाल चक्कर खाती आयत से खासे नाराज लहजे में कहा, ताई माँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी मेहमान में। देखिए ना, मोहद को 3 दिन हो गए हैं कमरे में कदम ही नहीं रखा। सुबह ना जाने किस वक्त उठकर ऑफिस निकल जाता है। रात देर तक मैं लाउंज में बैठकर इंतजार करती रही, पता नहीं कितने बजे घर आया और आज सुबह भी वैसे ही किया। कॉल काट देता है, मैसेजेस के जवाबात नहीं दे रहा। वो परेशानी से बोली तो ताई सफिया तवील सांस लेकर वहीं बैठ गई। बैठो तुम,
वो संजीदगी से बोली। आयत ना समझने वाले अंदाज में बैठ गई कि वो इस बार बहुत संजीदा और कुछ नाराज भी लग रही थी। देखो आयत, घर को घर बनाने के लिए औरत को बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। चीज और इंसान में फर्क होता है। चीज को आप उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, इंसान के साथ वैसा ही बर्ताव बहुत से उलझाव पैदा कर देता है। तुम्हारा रिश्ता और शादी जिन हालात में हुई, तुम गवाह हो हर बात की। अभी मोहद इस तब्दीली से संभला नहीं था कि जो हकायक सामने आए हैं उन्होंने पूरे घर को ही हिलाकर रख दिया। ऐसे में ऐसी चीजों को, रवैयों और इंसानों को समझने और बर्दाश्त करने के लिए वक्त दो। जानते भी हो कि किस मुश्किल से उसे तलाक जैसे फेल से बाज रखा है। अब वो तलवार तो हट गई ना तुम्हारे सर से। तुम्हारा खावंद है, वो तुम और उसकी बीवी और बच्ची की माँ हो। आज नहीं तो कल तुम्हारे ही पास पलटना है। उसने फिर ये जल्दबाजी किस बात की? तुम बहुत कुछ गलत करके भी चाहती हो सब पलक झपकने में ठीक हो जाए। तो ऐसी ख्वाहिश उसकी भी तो हो सकती है कि जो हालात का सताया हुआ है। इसलिए फिलहाल मोहत पर से देहान हटाओ और समझ जाओ कि अभी वो किसी का भी सामना करने की हालत में नहीं है। सो उसको परेशान ना ही करो तो बेहतर है। मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। अच्छी तरह से मिलना है सबके साथ और रस्म तक वहीं सबके बीच रहना है। मैं रजिया को ऊपर भेज रही हूँ, किस्बा को वो देख लेगी। ताई सफिया ने खड़े होते हुए उसे हदायत दी। उनके जाने के बाद आयत को और तो और कुछ ना सूझा, तकिया उठाकर नीचे दे मारा और बिस्तर की चादर खराब कर दी। सिंगार मेज से सारी चीजें कारपेट पर गिरा दी थी। अम्मा जी, उसने बेचारगी से कहा। जी मेरी जान, कहो। उन्होंने बेचैन सी शजर की तरफ से प्यार से निगाह की। पता नहीं क्यों मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही हूँ। मेरा दिल अंदर ही अंदर डूब रहा है। फजर से अपनी कैफियत बयान की तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल मेरी भी ऐसी ही कैफियत है, मगर मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रही है। उसकी तो हंसी नहीं रुक रही तारीख पक्की होने के बाद, और उसका बस नहीं चल रहा कि वो युशरा लोगों के साथ आज ही दुल्हन बनकर चल पड़ती। वो जैसे चिढ़कर बोली। अम्मा जी बेइख्तियार हंस दी, फिर फौरन ही संजीदा होते हुए उसे अपने साथ लगाया। असल में ये वक्त हर लड़की पर ही मुख्तलिफ कैफियत लेकर उतरता है। फजर खलंडरी और लापरवाह है। फिर जहाँ वो जा रही है वो घर कोई अनजान घर या लोग नहीं है, और तुम्हारी बात अलग है। तुम पर जो हालात गुजरे, फिर उसके नतीजे में तुम्हारी जिंदगी पर असरात कुछ भी तो आम नहीं था। फजर खलंडरी और लापरवाह है। फिर जहाँ वो जा रही है वो घर कोई अनजान घर या लोग नहीं है, और तुम्हारी बात अलग है। तुम पर जो हालात गुजरे, फिर उसके नतीजे में तुम्हारी जिंदगी पर असरात कुछ भी तो आम नहीं था। तवील सांस लेकर वो बोली। ऐसे में तुम्हारा दिल अगर परेशान है तो ये कोई अनहोनी बात नहीं, लेकिन देखना जल्द ही तुम अपनी नई जिंदगी में इतनी खुश और मसरूफ हो जाओगी कि हमें भी याद करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें कजा कि इन बेमैनी बातों पर सोचना, बस अच्छा सोचो और सब अच्छा होने की दुआ करो। अम्मा जी उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए समझा रही थी। शजर आंखें मूंदे पता नहीं क्या सोच रही थी। मोहद रुको। उसको देखकर वो भागती हुई उस तक आई। क्या हो गया है मोहद, कहाँ हो? इतने दिन से मैं पागलों की तरह सुबह शाम तुम्हारी राह तकती रहती हूँ। ना कॉल का जवाब देते हो, ना मैसेजेस पढ़ते हो। अब भी 3 घंटे से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आयत ने तेज बोलते हुए कहा। क्या काम है, जल्दी बोलो। मैं बहुत थका हुआ आया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। उसके अंदाज में एक महसूस की जाने वाली बेजारी थी। काम? आयत जेरे लब बुरबुराई। क्या मैं आपको सिर्फ काम के लिए ही याद कर सकती हूँ? मैं आपकी बीवी हूँ मोहद। कितने दिन हो गए हमने बैठकर बात नहीं की ठीक तरह से, इकट्ठे खाना नहीं खाया, चाय तक नहीं पी, आपने कमरे में आना तक छोड़ दिया। क्या है ये सब? हस्बे मामूल उसका लहजा तेज हुआ। बात सुनो मेरी, मर गया वो मोहद जो तुम्हारी ऊंची आवाज और घर में पैदा होने वाले इंतशार के खौफ से डर जाया करता था। मार दिया है उसे तुमने। अब तुम मेरी राह तको या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें मेरे नाम से मतलब था कि ये ना तुमसे छिन जाए, तो वो रिश्ता कायम है अब भी, मगर मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि इस रिश्ते को कायम रख सकूं। इससे ज्यादा की उम्मीद तुम मुझसे ना ही करो तो बेहतर है, ना ही ये मेरे बस में है।
हाँ, अब ये रिश्ता सिर्फ किसी की दरख्वास्त की वजह से अब तक सलामत है। इससे आगे की ना तो मुझ में कभी उम्मीद रखना, ना ही दिल में कोई ख्वाहिश पालना। और हाँ, तुमने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कभी वापस ना आने के लिए। उम्मीद है कि तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ गई होगी मेरी बात। उंगली उठाकर उसने कहा और लंबे लंबे डग भरता वो गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया जहां आजकल उसका कयाम था। आयत धुआं धुआं चेहरा लिए उसके अल्फाज की बाज़गश्त में खुद को घिरा महसूस कर रही थी। क्या हुआ अम्मी? बहुत देर से किस्वा के रोने की आवाज आ रही है। तबीयत तो ठीक है ना इसकी? आयत कहाँ है? काफी देर से आई हुई हूँ, सारी लड़कियां वही हैं, अम्मा जी के पास। आयत ही नहीं है, लाए मुझे दे इसको। युशरा ने कमरे में आते ही माँ से यक्के बाद दिगरे कई सवाल किए। वो उसके रोने की आवाज सुनकर आई थी और अब किस्वा को कंधे से लगाकर थपक कर सुलाना शुरू कर दिया। बच्ची शायद रो रो कर थक गई थी या नींद आ रही थी उसे कि युशरा के कंधे से लगाते ही सो गई थी। युशरा ने एहतियात से उसे तकिए पर लुटाकर उसके ऊपर चादर डाली और बेड पर बैठी माँ पर नजर डाली जो बेहद थकी थकी और बेजार सी लग रही थी। क्या हुआ अम्मी? परेशान लग रही हैं? कोई मसला हो गया है क्या? माँ को बगौर देखते उसने तशवीश से पूछा। पता नहीं बेटा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही, बज़ाहिर ठीक होकर भी सब ठीक क्यों नहीं है। वो बेजारी से बोली। मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? वो ठिठकी। क्या बताऊं युशरा, मोहद ने भले ही तलाक का फैसला वापस ले लिया मगर उसका अब भी आयत से रवैया ऐसा है जैसे उनके दरमियान कोई रिश्ता ही ना रह गया हो। कितने दिन होने को आए हैं इस बात को, उसने तो अपना मुस्तकिल ठिकाना ही गेस्ट रूम को बना लिया है। वहीं उठता बैठता है, आयत से बात तो एक तरफ, हाँ वहाँ फटकता तक नहीं जहां उसकी मौजूदगी का जरा सा भी इम्कान हो। ऐसे में आयत है कि इसी बात को लेकर बैठी है, ना घर में दिलचस्पी लेती है ना बच्ची में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों की जिंदगी की डोलती नाव कभी किनारे भी लग पाएगी या नहीं। आयत को बहुत बार समझा चुकी हूँ कि तुम्हारा है वो कभी ना लौट ही आएगा, मगर वो समझे तब ना। और मोहद, उन्होंने तवील सांस ली। सोचती हूँ उससे शिकवा करूँ तो क्या करूँ, ये सब करके भी वो खुश नहीं है। अजीब सी मशीनी जिंदगी हो गई है उसकी। सुबह का निकला शाम को घर आता है, न जाने किसकी नजर लग गई मेरे घर को। ताई सफिया रूहान सी हुई। युशरा ने कुछ लम्हे उनका चेहरा देखा, फिर संजीदगी से कहा, नजर नहीं लगी अम्मी, सबर है शजर का जो आयत को ले डूबा। इंसान गुनाहगार के जिंदगी की डोर में आगे भागते हुए अपने कर्म भूल जाता है। पाक परवरदिगार उसके हिसाब में सब दर्ज है, किसी के हक में की हुई छोटी सी नेकी भी और किसी की राह खोटा करने के लिए खोदा गया घड़ा भी। आयत अभी इस बात को समझ नहीं रही, जिस दिन समझ गई उसकी जिंदगी भी सुकून में आ जाएगी और उससे जुड़े लोगों की जिंदगी भी। आप चलें, अम्मा जी याद कर रही थी आपको। मैं फजर के कपड़ों और जूते का नाप लेने आई हूँ, बस थोड़ी देर ही रुकूंगी। फिर घर पर वरीशा आमना आई हुई हैं, सब ने मिलकर बाजार भी जाना है। मैं उनसे कहती हुई खड़ी हुई तो ताई सफिया सर हिलाकर रह गई। दुनिया जहाँ की आदम बेजार लड़की, जाग जाओ, हमारी शादी हो रही है। याद है ना, तुम और मैं दूसरों की शादी के लिए महीनों पहले शॉपिंग और प्लानिंग शुरू कर दिया करते थे, और यहाँ हमारी अपनी शादी सर पर है और मोहतरमा सारा दिन बिस्तर पर ईंटती रहती है। तुम्हारे इंतजार के चक्कर में मैंने अभी तक किसी को भी ना अपना मायों का जोड़ा लेने दिया ना तुम्हारा। अब जल्दी से उठकर राय ही दे दो कि इन 5 जोड़ों में से तुम्हें कौन सा पसंद है, फिर इसी को फाइनल कर लें। फजर ने उसके सर पर पहुंचकर कहा। वो वहीं अम्मा जी के पास सोफे पर ही बैठी थी जो ताई सफिया और सिदरा चच्ची के साथ जेवरात की डिजाइन वाली किताब देख रही थी। युशरा ये किताब देकर गई थी कि सेट का डिजाइन पसंद कर ले। अम्मा जी ने 2-3 बार इसको राय भी ली थी, मगर वो आपको जो अच्छा लगे कहकर दोबारा से मुराकबे में चली गई थी। और अब फजर जो सारे घर में उसे ढूंढती फिर रही थी, उसे यहाँ पा लिया था। ये देखिए जरा, इसकी जबान कोई अपनी शादी का जिक्र भी इतनी खुशी से करता है। सिदरा चच्ची को एतराज हुआ। मत टोको सिदरा, ताई सफिया झट बोली। बच्ची ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिस पर नाराज हो रही हो। शजर बहन ठीक कह रही है बेटा, दिन ही कितने रह गए हैं माइयों में, सिर्फ 6 दिन। इन दिनों में ही सब करना है, फिर मैचिंग ज्वेलरी, दर्जियों के चक्कर, ये सब भी भुगतना होगा।
ताई सफिया, जो आजकल आयत से कबीदा खातिर थी, ने फजर का साथ देकर शजर से कहा, उसकी भी कोई एक पसंद हो ताई जान। सुबह के टाइम और डिजाइन पसंद करती है तो शाम को कोई और दिल को भा जाता है। ये सिलसिला गुज़श्ता 10 दिनों से जारी है। फजर ने शजर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ हाँ, तो शादी कोई रोज रोज थोड़ी होनी है, इसलिए सोच विचार तो करनी होती है ना। लेकिन ये कलर और डिजाइन मेरे दिल को भा गया है। दर्जी ने भी वादा किया है कि फंक्शन से एक दिन पहले दे देगा कपड़े। कपड़ा तो युशरा और मैं ले आए थे, बस डिजाइन ही बनाना है, दर्जी को और भिजवाना है। अयान आज ही दे आएगा। अब तो डन कर दो ये वाला गरारा और चोली का डिजाइन। फजर ने जोश से पूछा। ठीक है। शजर ने अम्मा जी के डर से जबरदस्ती की दिलचस्पी दिखाई। युशरा कह रही थी कि पार्लर से टाइम ले लिया है वो खुद। नहीं, अम्मा जी ने एकदम फजर की बात काट दी। कोई पार्लर नहीं जाएगा, घर पर ही होगा जो होगा। अभी पहले वाले हादसे के जख्म ताजा हैं। हमारे पार्लर ही जा रही थी हमारी बच्ची। मेरा कलेजा मुंह को आता है वो सब सोच कर भी। अम्मा जी तो जर्द ही पड़ गई थी। शजर का चेहरा अलग धुआं धुआं हो गया था। अच्छा अम्मा जी रिलैक्स, कुछ भी नहीं होगा ऐसा, और ना ही कोई पार्लर जाएगा। फजर ने जल्दी से आगे बढ़कर अम्मा जी के हाथ थामे, जबकि ताई सफिया चोर सी बन गई थी। ये तय था कि जब जब शजर के साथ होने वाले इस हादसे का जिक्र आता वो शर्मिंदा हो जाती थी। अब ठीक है, युशरा ने बड़ी मुश्किल से उनको उठाकर बिस्तर से टेक लगाकर बैठाया था। इसी में ही वो बुरी तरह हाँप गई थी। बहुत तंग करते हैं ना हम तुम्हें, उन्होंने आहिस्ता से पूछा। तो युशरा, जो उनके पीछे तकिए को ठीक कर रही थी, चौंकी। अरे नहीं बड़ी दादी, बुजुर्गों की खिदमत तो ऐन सवाब है, इसमें भला तंग क्या होना। उसी पल आमना और वरीशा आगे पीछे ही कमरे में दाखिल हुई। पीछे ही जो वक्ती मुलाजमा थी, जिसने जर्क बर्क सिले अनसिले कपड़ों का ढेर उठा रखा था। कुछ शॉपर और जेवरात के डिब्बे आमना वरीशा के हाथ में भी थे। बड़ी दादी की ख्वाहिश थी कि शादी की जो भी मसरूफियात हों और तुम लोग जब भी इस हवाले से मिल बैठकर कोई काम करो, यही बैठकर करो उनके सामने। युशरा ने अम्मा जहां की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए लड़कियों से कहा। वरीशा तो पूरे दिनों से थी, सो फसकड़ा मारकर नीचे कारपेट पर ही बैठ गई। आमना ने भी उसकी पैरवी की थी। सुनो सादिया, मुझे 2-3 तकिए ला दो टेक लगाने के लिए। ऐसे कहाँ काम हो सकेगा मुझसे, वरीशा ने मुलाजमा से कहा। तो वो सर हिलाती बाहर निकल गई। अम्मा, बातों में हमारी आवाजें भी ऊंची हो जाती हैं और हंसी भी, तो अगर आप डिस्टर्ब हो तो बता दीजिएगा, वरीशा ने अम्मा जहां को देखकर कहा। वो उनके जितना ऊंचा बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी और ना ही वो पुरानी अम्मा जहां रही थी, जिनकी आवाज की घन गर्ज इस घर के मकीन तो क्या दरो दीवार तक सहम जाते थे। वो नफी में सर हिलाकर मुस्कुरा कर रह गई, गोया कि कह रही हूँ कि नहीं, तुम्हारे आने से मेरे इस कमरे में रौनक हो जाती है और मैं कुछ देर को पछताऊं के इस सफर से निकल आती हूँ और भुला देती हूँ वो सब कुछ चंद लम्हों के लिए, जिसने एक अरसे से मेरा सुख, चैन, आराम, सुकून और नींदें तक छीन ली हैं। युशरा भी उनके पास बैठ गई थी और कुछ ही देर में वो तीनों बातों और काम में मशगूल हो गई थी। दरमियान में कभी आमना तो कभी वरीशा अम्मा जहां को भी शामिल करके कुछ ना कुछ दिखा देती। सूट का डिजाइन तो किसी की पैकिंग का जवाब में उनका चेहरा खिल जाता। युशरा इस दौरान 2-3 दफा उनके करीब आकर उनसे पूछ चुकी थी कि वो थक तो नहीं गई। मोमना की बच्ची को देखो, आने का वादा किया था उसने, लेकिन ससुराल जाकर उनको प्यारी हो गई है। अब हम भी तो अपने घर बार छोड़कर आए बैठे हैं, वरीशा ने मोमना की कमी महसूस करके कहा। अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार तो उतर गया था मगर बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था, वरना उसका आने का पूरा इरादा था। युशरा ने मोमना की मसरूफियत के बारे में बताते हुए कहा, और मुझे अब यहाँ आकर हर मौके पर हर बार ना जाने क्यों मुंतहा शिद्दत से याद आती है। कितना शौक था उसे भी के हर फंक्शन को सेलिब्रेट करने का। आज वो होती तो कितना अच्छा होता ना। आमना मुंतहा को याद करके उदास हुई। अपने प्यारे तो हर मौके पर ही याद आते हैं, मगर यही मशीयत इलाही है, वरीशा ने कहा। उस पल उसकी नजर अम्मा जहां पर नहीं पड़ी थी, जो सफेद पड़ते चेहरे के साथ सोच रही थी कि कितनी खुशनसीब थी वो बगैर किसी पछतावे और एहसासे जुर्म के अपने कजन, अपनी दोस्त को याद कर सकती थी, रो सकती थी। उसी लम्हे उनकी निगाह जैसे ही दरवाजे की चौखट पर पड़ी, वो वहीं बैठी थी।
ان کی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی جس میں ہزار شکوے، غصہ، رنج تھا۔ وہ بہت دنوں بعد ان کو نظر آئی تھی۔ ان کا پورا جسم لرزنا شروع ہو گیا تھا اور حالت غیر ہونے کو آئی تھی۔ اسی وقت یسرا کی نگاہ ان پر پڑی تو اسے اماں جہاں ٹھیک نہیں لگی۔ وہ ایک دم اٹھ کر ان کے قریب آئی تھی۔ عبدالحنان کا پھر سے وہی وتیرا تھا۔ صبح کا نکلا، رات گئے گھر میں داخل ہوتا، نہ کھانے کا ہوش نہ آرام کی فکر۔ اس کے آتے ہی یسرا جب تک کھانا گرم کر کے لاتی وہ تھک کے سو چکا ہوتا۔ بعض دفعہ تو آڑے ترشے ہوئے عبدالحنان کے جوتے بھی وہ خود اتارتی۔ گھر میں شادی کے حوالے سے سب ہی مصروف تھے۔ عبدالحنان نے اس سلسلے میں ایک معقول رقم تائی سلطانہ کو دے دی تھی۔ اس کے بعد اس کا گھر کے کسی معاملے سے کوئی سروکار نہ رہا تھا۔ یسرا اس صورتحال سے خاصی شرمندگی محسوس کر رہی تھی، جبکہ اجمل کو ہی ہر کام میں بری طرح سے مصروف دیکھتی۔ بھلے اس کی حالت کی وجہ سے اسے کام کے لیے کسی نے کہنا بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ تھوڑی دیر گھر رہ کر اپنی موجودگی سے صرف کسی کام کا پوچھ کر ہی اپنے ہونے کا احساس کو محسوس تو کرا سکتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ بہت بار اجمل کے ساتھ مختلف کاموں کے لیے ساتھ جا چکا تھا۔ کسی دن نہ جا سکتا تو ڈرائیور اور گاڑی بھجوا دیا کرتا تھا۔ اس دن یسرا نے اس سے بات کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ کیسی روٹین ہے؟ عبدالحنان کے گھر کے لوگ ہی بندے کی شکل دیکھنے کو ترس جائیں، کیا کہیں گی تائی سلطانہ کہ یہ صلاح دیا ہے ساری عمر پالنے کا، کہ جب بھائی کی شادی سر پر ہے تو کام کروانا، تو ایک طرف کسی کام کے لیے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جیسے ہی اس نے ناشتہ ختم کیا تو یسرا نے بات شروع کی۔ پتا تھا کہ اب بھی بات نہ کی تو اس کی شکل رات گئے دیکھنے کو ملے گی، اور کبھی کبھار تو وہ 2 دن بعد ہی گھر آتا۔ بقول اجمل کے عبدالحنان بھائی نے تو آفس میں ہی اچھا خاصا رہائش کا سیٹ اپ بنا رکھا ہے، اس لیے جب ضرورت ہو وہاں رہ بھی جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی میری لاپرواہی یا بے رخی کا گلہ نہیں کرے گا اس گھر میں، اس لیے بے فکر رہیں، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر بھی عبدالحنان، اماں جہاں آپ کا پوچھتی ہیں، میں خود آپ کا انتظار کرتی ہوں، اس لیے تو میں نہیں آتا۔ اس نے یسرا کی بات کاٹ دی تھی۔ میں اپنے کسی بھی عمل یا رویے سے آپ کو یہ احساس دلانا نہیں چاہتا کہ آپ کو یہاں مستقل رہنا ہے، اور میں نے آپ کے یہاں رہنے کے فیصلے کو قبول کر لیا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ میرے معاملات اور زندگی میں مداخلت سے اپنی بات کی زندگی کو مشکل بنائے نہ میری۔ وہ جیسے چل رہا ہے چلنے دے۔ اس خٹور شخص کی بات پر یسرا کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ اب واقعی اس وجہ سے گھر نہیں آتے عبدالحنان کہ یہاں میں ہوں؟ اس کے منہ سے سرگوشی کی صورت نکلا۔ ایک پل کو تو عبدالحنان کا دل پگھلا اس کی صورت دیکھ کر، مگر اگلے ہی پل اس نے یسرا کا دل پوری طرح سے توڑ دیا تھا۔ ایسے ہی سمجھ لیں اس کے جانے کے بعد یسرا جواب تک دکھ، ہر پریشانی کے آگے ایک چٹان بن کر کھڑی تھی، بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ آخری بازی میں ہارے کسی انسان کی طرح بیٹھ کر اس نے اپنا قصور ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو عبدالحنان کے رویے اور باتوں کو دوبارہ یاد کر کے پھوٹ کر رو دی تھی۔ آپ کے ہر رویے کو میں نے اپنی محبت کے صدقے خندہ پیشانی سے برداشت کیا عبدالحنان۔ بڑی سے بڑی بات جو آپ کی زبان سے نکلی، اس بات نے جب مجھے زخمی کیا، میں نے اسی محبت کے مرہم سے ان زخموں کو بھرا۔ میں سوچتی تھی کہ کبھی تو آپ کا دل پسیجے گا، کبھی تو میری محبت کی آنچ آپ کے دل پر لگے بے رخی کے بھاری کفل کو پگھلا دے گی، مگر نہیں، آپ کے دل پر وہ زنگ آلود تالا لگا ہے جو محبت کی ساری چاشنی پر اپنا زنگ پھیلا چکا ہے۔ اس پر اب کوئی محبت کبھی اثر نہیں کر سکتی، مگر مجھے اس بار بہت تکلیف ہو رہی ہے عبدالحنان، میں سہ نہیں پا رہی۔ انا جیسے منفی جذبے کو میں نے کبھی اپنے رشتے کے بیچ نہیں آنے دیا، مگر آپ نے تو میری خودداری کو ہی روند دیا۔ گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے وہ عبدالحنان سے مخاطب تھی۔ سڑک پر گاڑی ایک زوردار آواز کے ساتھ جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ ایک ذیلی سڑک تھی اور وہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا، ورنہ حادثہ یقینی تھا۔ عبدالحنان نے سٹیئرنگ سے سر اٹھایا تھا کہ دماغ میں درد سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اسے تکلیف دے کر وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف محسوس کرتا تھا۔ یہ بات اگر یسرا جان جاتی تو خوشی سے مر ہی جاتی شاید، مگر عجب یہ تھا کہ وہ اس کو سامنے پا کر بھی عجیب سے احساس جرم میں گرفتار ہو جایا کرتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ یسرا ایک بہترین گھر اور ایک مکمل زندگی سے بھرپور شخص کا ساتھ ڈیزرو کرتی تھی۔
उसे कोई हक नहीं पहुंचता था कि एक खूबसूरत पढ़ी लिखी हर लिहाज से बेहतरीन लड़की को अपने साथ उम्र भर बांध कर रखता। वो दिल से चाहता था कि युशरा उसकी जिंदगी से निकलकर किसी नॉर्मल इंसान का हाथ थाम कर जिंदगी से खुशियां उशीद कर ले, जो उसके साथ रहकर पाना नामुमकिन था। कि एक महरूम और नाअसूदा शख्स जो खुद नामुकम्मल था किसी दूसरे को अपने अधूरे वजूद से कैसे खुशियां दे सकता था। युशरा की मोहब्बत, उसका एहसार, साबित कदमी और इखलास अब उसे हराने लगे थे। उसकी शख्सियत और इरादों में दरारें डालने लगे थे और वो जब उसके लिए अपने दिल को गद्दास पाता तो घर आना, उसका सामना करना ही छोड़ देता। मगर अब वो और परेशान हो गया था जब उसने देखा कि युशरा पूरी तरह से उसके घर को घर करने में जुट गई थी। ताई सुल्ताना, जो कभी अम्मा जी की पोतियों की आजाद ख्याली और आजाद माहौल की वजह से उसे नापसंद करती थी, युशरा की आदतों फितरत से ही मुतासिर होकर उन्होंने फजर के रिश्ते के लिए हाँ की थी। खसूसन युशरा का अम्मा जहां के खलूस को देखकर ताई सुल्ताना तो क्या, अम्मा जहां खुद भी हैरान रह जाती थी। ताई सुल्ताना को बेटियों की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसने तो अम्मा जहां की भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। इसी बात ने अब्दुल हन्नान को खटका दिया था। वो अपने लिए नहीं बल्कि युशरा के लिए परेशान था कि वो क्यों कर रही थी ये सब। अगर उसे पता चल जाता कि अम्मा जहां कैसे उसे शादी के फौरन बाद तलाक दिलवाने के द्रिपे थी, अगर उसे ताई सुल्ताना के ख्यालात पता चल जाते और किसी वक्त तो अब्दुल हन्नान का दिल चाहता जैसे उसने युशरा को अपने रवैये और बेरुखी से खुद से बाज़न करने की ठान रखी थी, वैसे ही उस पर अम्मा जान और ताई सुल्ताना की असलियत खोल कर रख दे, ताकि वो किसी तरह इन लोगों से, इसके घर से अपना नाता तोड़कर अपना घर किसी दूसरे के साथ बसाए। अपनी दुनिया जहां कोई नामुकम्मल इंसान ना हो। लेकिन वो अपने बुजुर्गों को युशरा की नजरों से गिराना नहीं चाहता था। मुझे माफ कर देना युशरा, मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी बातों, मेरे रवैये और मेरी बेरुखी से बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन यकीन रखो, जिंदगी के किसी मोड़ पर जब तुम अपने हिस्से की खुशियां कशीद करते हुए बेहद मुतमिन और आसूदा होगी तो तुम्हें एक नाकाम और माजूर इंसान याद तक नहीं आएगा। अपनी खुद साख्ता सोचों में घिरा वो युशरा से मुखातिब था। ये अजीब रवाज देखा है जमाने का कि जिससे उम्र भर का रिश्ता जुड़ने जा रहा है उसे पर्दा कराओ, बाकी भले पूरी दुनिया के सामने आ जाओ, कोई मसला ही नहीं है। मैं एहतजाज करता हूँ इस रवाज के खिलाफ। मैं कुछ नहीं जानता, बस तुमने कोई पर्दा वर्दा नहीं करना मुझसे। जो ऐसे कहता है उसको मेरा बता देना। पता भी है कि तुमसे बात किए बगैर मेरा गुजारा नहीं और लड़े बगैर भी। मुझे खुद भी कहाँ पसंद है जमाने की तय करदा ये फजूल रस्में, लेकिन तुम तो ऑर्डर चलाकर चले जाते हो घर से बाहर। ताई अम्मी और अम्मा जी का सारा नजला मुझ पर गिरता है। ताई अम्मी की तो आजकल उठते बैठते नजर ही मेरे तौर तरीकों पर है। लगता है अभी से पक्की पक्की सास बन गई हैं। उसका लहजा मुँह से भी ज्यादा बेचारगी लिए हुए था। शाबाश है भाई, शाबाश है। इतनी पाबंदियों के बाद मुलाकात भी कर ली, दिल के हाल अहवाल भी बांट लिए एक दूसरे से, और अब भी गिला मेरी अम्मी के सास बनने का किया जा रहा है। युशरा न जाने कहां से आ गई थी। आईने में मायूं बनी अपनी शबी पर गुजरे वक्त के कुछ मनाजिर हावी हुए तो आंसुओं ने जैसे आज सारी कसर निकालने की शर्त तय कर रखी थी। गुजरे वक्त का एक और खूबसूरत मंजर यादों की पटारी से निकलकर सिंगार मेज के आईने पर मुजस्सम हुआ था। अच्छा वादा करो, जैसे ही तैयार हो जाओ पहले तस्वीर मुझे भेजोगी। अब भला आज तुम्हें जिसके नाम का उपटन लगने वाला है उसी ने तुम्हें पहले ना देखा तो दुनिया में रह ही क्या जाएगा पीछे। उसकी आवाज फोन पर भी झंझलाई हुई थी। शजर उसकी बेबसी पर बेख्तियार हंस रही थी। मैंने लतीफा नहीं सुनाया, वो चिढ़कर बोला। तुम्हारे मुंह से निकली हर बात मुझे लतीफा लगती है, तो इसमें मेरा क्या कसूर। उसके चुराने पर दूसरी तरफ वो फोन बंद कर गया था। हैं? इसको क्या हुआ? मजाक भी ना करे बंदा। अब बदमजा होकर बुरबुराते हुए दोबारा से कॉल मिला रही थी उसको। क्या है? दूसरी तरफ से लुट मारा गया। अच्छा ना, ठीक है। फजर तो कह रही थी कि वो कुछ ऐसा करने वाली है कि तुम मुझे देख सकोगे, लेकिन तुम तस्वीर पर बाजिद हो तो मैं उसको मना कर देती हूँ। उसने तजामिल आरफाना से काम लेते हुए कहा था। सच? तुम सच कह रही हो? प्लीज मना मत करना फजर, मेरी अच्छी बहन है।
اور یہ کہہ کر اس نے دوست ہونے کا ثبوت بھی دے دیا۔ میں اس سے خود بات کر لوں گا۔ شجر، کیا ہوا؟ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ باقی سب کہاں ہے؟ سارے منظر دھندلا گئے تھے۔ عبداللہ کو اٹھائے مصروف سی مومنہ اندر آئی تو شجر نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا تھا۔ وہ بیوٹیشن کو فجر کو تیار کر رہی تھی۔ میں کپڑے چینج کرنے آئی تھی، بس جا ہی رہی ہوں میں بھی فجر کے کمرے میں۔ آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے کہا، ہاں جلدی کرو تاکہ دونوں وقت پر تیار ہو جاؤ۔ میں ذرا اس شرارتی کو اس کے ابا کو پکڑاؤں، پھر اماں جی سے زیور لے کر تم لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ عجلت میں کہتی وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ ایک طویل سانس لیتی وہ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔